संजय जी, ये इलेक्शन में ये आखिरी का जो धुआंधार प्रचार होता है 15 दिन का, 20 दिन का, इससे कुछ बदलता है क्या? या वोटर ज्यादातर पहले मन बना चुके होते हैं? कुछ फ्लोटिंग वोटर होते हैं जो आखिरी दिनों में तय करते हैं। नहीं, आपने सवाल के साथ उत्तर भी दे दिया। ज्यादातर वोटर तो पहले मन बनाते हैं। तकरीबन अगर आंकड़ों के नजरिए से बताऊं तो लगभग आप समझ लीजिए 40-45% वोटर ऐसे हैं जो बिल्कुल चुनाव प्रचार, चुनाव की घोषणा नहीं होती उसके भी पहले मन बना लेते हैं। फ्लोटिंग वोटर की तादाद लगभग 7-8-9-10%, आप 8 से 10% समझ सकते हैं, और नजदीकी मुकाबले में 8-10% वोट कम नहीं होते। तो ये जो आखिरी में धुआंधार प्रचार होता है, और ये वोटर कैसे होते हैं? ये ऐसे वोटर रहते जो मन नहीं बना पाते, जिनके लिए किसी पार्टी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना स्ट्रांगली वो बात नहीं होती है। वो ये देखते हैं जीतेगा कौन, कौन जीतने वाला है। और एक आम वोटर जो है वो अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अच्छा चलो जो जीत रहा है उसी को वोट दे। तो ये जो परसेप्शन बनता है आखिरी में धुआंधार प्रचार से कि जीत कौन रहा है, उसका फायदा मिलता है। संजय जी, आपने नरेंद्र मोदी को इतना करीब से देखा है पॉलिटिकली, उनके परफॉर्मेंस को, उनके प्रचार को, उनके गवर्नेंस को, गुजरात में भी, अब यहाँ दिल्ली में भी। मोदी जी जिस तरह के नेता, जिस तरह के इंसान, जिस तरह के शख्स हैं, ये जो लोकसभा में उनको सेटबैक लगा, वो विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कुछ प्रूव करने के लिए उतरेंगे, कुछ साबित करने के लिए कि जो लोकसभा में हुआ उसको आप बस एक मान लीजिए हो गया, ऐसा नहीं है? क्या अच्छा वो आपने सवाल संभाल लिया कि आपने इतने करीब से देखा है। मैंने तो देखा नहीं है उनको, पॉलिटिकली करीब से देखा है, करीब से देखा है। हाँ, दूसरी बात देखिए, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, और आज से नहीं, हम 10 साल से देख रहे हैं, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो और चाहे हैदराबाद का म्यूनिसिपल काउंसिल का चुनाव हो, चाहे लोकसभा है, विधानसभा। तो ऐसा नहीं है, सेटबैक तो है। आप 63 सीटें हार रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए सेटबैक है, पार्टी के लिए सेटबैक है। लेकिन इस सेटबैक का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री घर बैठ जाएंगे, बीजेपी घर बैठ जाएगी और चुनाव प्रचार नहीं करेगी। ये मुझे, अगर उनको इस बात का पता भी होगा कि भाई हरियाणा में स्थिति कमजोर है, तो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठ जाएंगे। कर्नाटक में पता था उन्हें स्थिति कमजोर है, फिर भी प्रधानमंत्री ने धुआंधार प्रचार किया। मुझे लगता है प्रचार जारी रहेगा, आखिरी दम तक कोशिश रहेगी पार्टी की कि किसी तरह से माहौल बदला जाए और किसी तरह से हरियाणा का चुनाव अपने पक्ष में किया जाए। संजीव, मैंने प्रशांत किशोर का हाल में इंटरव्यू किया, तो उन्होंने राहुल गांधी की इस बात को लेकर बड़ी तारीफ की। बोलते हैं कि ही हैज नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब उनके जो इरादे हैं इतने दृढ़, इतने मजबूत आदमी हैं वो कि हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम नहीं होता, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अब शायद पहली बार नरेंद्र मोदी को लेकर ये चर्चा होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि इतने बड़े झटके के बाद नरेंद्र मोदी की, क्या उनकी एक पर्सनैलिटी की एक परीक्षा होगी, उनके कैरेक्टर का भी टेस्ट होगा क्या? मैं सबसे पहले तो मानक, तुम्हारे इंटरव्यूज देख के बड़ा मजा आता है। मैंने भी वो भी देखा जो तुमने खाट पे बैठ के किया था तेजस्वी के बड़े भाई का, लालू जी के उनका, और प्रशांत किशोर वाले की क्लिप्स देखी। देखो, एक तो कई जने जो एक्सपोज हुए हैं हाल के महीनों में, उसमें से एक प्रशांत किशोर भी हैं। पता नहीं क्यों उन्होंने रट लगा ली थी इलेक्शन रिजल्ट्स आने से पहले, लगातार 1 महीने तक हर चैनल, हर एंकर को बैठ के बोलते रहे कि जी बड़े जबरदस्त जीत रही है बीजेपी और जबरदस्त हार रही है ऑपोजिशन। मतलब वो तो बहुत ही प्रायोजित सा लगा था। तो प्रशांत किशोर ने भी पिछले कुछ महीनों में अपनी विश्वसनीयता खोई है, और एक वो जब तक खाली पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह से और एक कारीगर की तरह से, एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह लोगों को जितवाने हरवाने का काम करते थे, तब तक ठीक है। तो अभी उनकी राजनीतिक यात्रा में क्या होता है और वो क्या कर पाएंगे, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं अब कम से कम उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, नंबर 1, सॉरी, है ना, क्योंकि जो जना पब्लिकली गलत साबित हो गया, और इतने डंके की चोट पे गलत साबित हुआ, क्योंकि वो इतने जैसे हाथी घोड़े पे सवार होकर अपनी बात कहे जा रहे थे एक तरफा। कोई पूछे नहीं पूछे, मैं खामा खाई इतना क्यों कर रहे थे, मेरे मतलब वो मेरी समझ में आ रहा है, जिसके नहीं आ रहा हो वो अपना गणित बिठाता रहे कि वो क्यों बोल रहे थे ऐसे। तो प्रशांत किशोर की बात, तो अब जहां तक आपकी राहुल गांधी वाली बात है, देखिए राहुल गांधी पे बड़ी स्पष्ट बात है कि राहुल गांधी अगर, मतलब वो जो इतनी जबरदस्त हार के बावजूद मैदान में डटे रहे,
तो डेफिनेटली उनका करेज ऑफ कन्विक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और एक हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी भी स्वीकार करेंगे कि अगर उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा होता, अगर वो गांधी परिवार से नहीं होते, तो ये कांग्रेस पार्टी तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पूरी तरह खड़ी रही, तो वो जो संबल मिला कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़े रहने का, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर और करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ मिलके ये तीनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है। और उसमें से अगर सिर्फ एक बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहना पड़े तो कांग्रेस पार्टी का उनके गांधी होने की वजह से जो समर्थन जारी रहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो और जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कुछ प्रूव करने को है नहीं। 2002 से वो लगातार इलेक्शन जीते हैं और दुनिया में जो चीज ऊपर जाती है उसका नीचे आना तय है। तो अगर 24-25 साल तक उनका एक तरफा सितारा चला तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, और थोड़ा और भी नीचे चला गया तो ऐसा प्रधानमंत्री को कोई मतलब ऐसा कोई सच में कोई अश्वत्थामा या कोई अमर की तरह थोड़ी पैदा हुए हैं, अमर अजर की तरह, है ना। तो ये तो चुनाव है, चुनाव की पॉलिटिक्स है, हार जीत होती है। आपका सत्ता में चलता है जब रूठ जाता है। हाँ रोहन बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। महाराज जी, मैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि जो परसेप्शन अभी हमारे साथी संजीव जी और संजय जी भी कह रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा एक हकीकत आपके दर्शकों के सामने लेना चाहूंगा। अभी आपके स्क्रीन पे जो आंकड़े हैं कि 36.56 ये वोट प्रतिशत भाजपा को मिला है, और लास्ट अगर 2019 की हम बात करें 37.3, मतलब अगर मैं एग्जैक्ट आपसे बात करूं तो करीब 0.74% का घाटा भाजपा को हुआ है। कंसोलिडेशन जो हुआ, जो इंडी गठबंधन बना, उसका फायदा विपक्ष को मिला, इश्यूज उनके क्लिक हुए। आप समझिए, पर ये विपक्ष ऐसा विपक्ष है कि 3 महीने में उनकी एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। मानक जी, आपको याद रखना होगा, जहां कर्नाटक में इनकी सरकार बनी वहां पर कितनी सीटें आई भाजपा की और कितनी कांग्रेस की। तेलंगाना में अब भी इनकी सरकार बनी, कितनी भाजपा की आई, कितनी कांग्रेस की आई। आप विधानसभा से तुलना कर रहे हैं, लोकसभा से तुलना करिए ना। नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात तो सुनिए। नहीं, बात यहाँ पे ये नहीं है। जहां पे आपकी सरकारें अभी बनी है, जहां विधानसभा में आपकी सरकार बनी है, वहां तो आपकी अगर लोकसभा में नहीं आती तो रेफरेंडम तो पार्टी के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जो लोकसभा में जो 400 पार की नारा की बात की, कहीं ना कहीं 2 टर्म के बाद में एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक टारगेट ऊपर सेट किया, पर जो जिस प्रकार से एक हवा बनाया गया कि नहीं बहुत कम हो गया भाजपा, तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं। एनडीए की सरकार बनी है और आने वाले दिनों में यही एकमात्र पार्टी है जो अपनी सरकार को रिपीट करती है। और एक चीज, इनकी एंटी इनकम्बेंसी तो लास्ट 3 दिन में ही बन गई। जो मुद्दों पे इन्होंने राजनीति की वो धराशायी हो गए। वो रिजर्वेशन की बात करें, जिस सिख समुदाय के अपमान की बात की, जिस प्रकार से सनातन की अपमान की बात। महिमा जी आपकी बारी, बोलिए महिमा जी, बोलिए। आखिरी चीज मानक जी, आखिरी चीज, एक पत्रकार, एक टीवी चैनल के पत्रकार ने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के सवाल पूछने पर किस प्रकार से बढ़ता, ये पूरा देश देख रहा है ना। तो मुझे लगता है जो इन्होंने बनाया था, जो महिमा जी बोलिए, 4 दिन में ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मानक जी, आज भाजपा के प्रवक्ता बड़े आपसे नाराज हैं। आपने आखिर चर्चा का मुद्दा हरियाणा का रण कैसे रख लिया? आपको तो यूएस से रखना चाहिए था, आपने नहीं रखा तो क्या हुआ? वो घुमा फिरा कर वहां लेकर ही आएंगे, क्योंकि उन्हें हरियाणा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो नहीं ले गए से मतलब है। सनातन का भाषण देते है, यही तहजीब और यही तरजीह है भारतीय जनता पार्टी की। आप बात कुछ भी करें, नहीं, टारगेट पर राहुल है ना महिमा जी, टारगेट पर राहुल गांधी है। राहुल गांधी सुनिए, आपको मैं देखिए, हरियाणा से जुड़े हुए कुछ और, हरियाणा में एक और कहावत है, तेली न तेल की मसद्दी न खड़ की। तेली तेल की बात करेगा, मसद्दी खड़ की बात ही करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का निरंतर प्रोपेगेंडा से ही है। मुद्दों पे इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है, युवाओं को, जवानों को देने के लिए जवाब नहीं है। नौकरियां क्यों नहीं दी, कच्ची भर्ती का ठेंगा क्यों दिखाते रहे। मैं समझ गया, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, महिमा जी मैं समझ गया। कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है, 2 नेताओं की लड़ाई ना बनाकर इसे मुद्दों की लड़ाई बनाया जाए, क्योंकि वही मॉडल, वही रणनीति लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए कारगर साबित हुई। 20 सेकंड संजीव झा, क्लोजिंग कमेंट। आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीज जनता तय करती है, हम तय नहीं करते, लेकिन हम अपने प्रचार बहुत मजबूती से कर रहे हैं, अपने मुद्दों को मजबूती से जा रहे हैं। अरविंद जी भी कैंपेन करेंगे। दावा क्या है? नहीं, दावा कुछ नहीं कर सकते। कमाल कर रहे हैं, दावा तो जनता करती है। हम बनाएंगे सरकार। दावा नहीं, यही कह दीजिए सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे दावा करना हम कह देंगे सारी सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता पहले तो करते थे संजीव, सारे वादे करते थे। हमने कभी नहीं कहा बनाएंगे, गुजरात में भी बनाएंगे, हम हमेशा कह रहे हैं कि जनता तय करेगी, जनता मालिक है। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की बात में आज आने के लिए छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।
राष्ट्र की बात।